बस बस ये डब्ल्यू रिडायरेक्शन, HTTP वाली साइट मैप, क्या लिखा है? जब भी हम टेक्निकल एसईओ फैक्टर्स की बात करते हैं तो काफ़ी फैक्टर्स आते हैं, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि पेज स्पीड आ गया, जो हमने बात कर ली थी कल के सेशन में। अब डुप्लीकेट कंटेंट है। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब यही होता है कि ये फाइंड करके देता है कि तुम्हारी वेबसाइट के पेज के अंदर सेम कंटेंट बार बार रिपीटेड तो नहीं है। ठीक है। सर यहाँ पे एक चीज पूछना था। हाँ। कुछ वेबसाइट हम देखते हैं सर कि अबाउट अस का कुछ कंटेंट होम पेज पे रहता है और कुछ कंटेंट अबाउट अस पेज पे रहता है, तो इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है? इतना डुप्लीकेट नहीं होता उसमें। वो पूरा डुप्लीकेट आता है कि तुमने पूरा ब्लॉग का ब्लॉग रखा। अब जैसे अबाउट एक छोटा सा सेक्शन तो सभी रखते हैं दूसरे पेज के जी। अंदर। और डुप्लीकेट का मतलब ये भी हो जाता है तुमने कभी कॉपी वगैरह कंटेंट नहीं लिया है तुमने कभी कहीं से। नहीं तो जैसे सर मान लो एक पेज पे कुछ कंटेंट है, सेम वही कंटेंट अगर दूसरे पेज पे डाले रहेंगे तो उससे कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है? पूरा ऐड मत करो उसमें ना। जैसे अबाउट अस की एक छोटी सी इन्फो है वो तो तुम सेम रखोगे। सर्विस का जो पार्ट है वो तुम सर्विस के पेज पे सेम रखोगे। बट ये नहीं यही है कि सर। तुमने होम पेज को पूरा ही कॉपी करके तुमने दूसरा एक सेपरेट पेज क्रिएट कर दिया, कुछ तो चेंज होगा ना उसमें पूरे टोटल वर्ड के अंदर से। वो चीज़ है। नहीं ए- अगर थोड़ा बहुत रहे इधर उधर तो उससे कोई डुप्लीकेसी नहीं होती थोड़ी है? बहुत की कोई दिक्कत नहीं आती, तो सभी वेबसाइट में होता है, जब तो कोई वेबसाइट खोल लो। हाँ सर वही तो। हम्म। अब जैसे तुम यहाँ पे डुप्लीकेट डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करना है तो काफ़ी वेबसाइट आते हैं जिसमें तुम चेक कर सकते हो। तुमको जस्ट गूगल पे लिखना है डुप्लीकेट कंटेंट। सो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट चेक करके जाओगे तो तुमको ये काफ़ी वेबसाइट दिखा दी यहाँ पे। कोई सी भी वेबसाइट जो तुमको लगे कि ये ठीक है इस पे जा सकते हो। यहाँ पे तुमको टेक्स्ट वगैरह इनपुट आते हैं, यदि तुमको यूआरएल इनपुट ऐड करना है खुद, मतलब टेक्स्ट से करना है कि जो टेक्स्ट कॉपी करके वो उसी टेक्स्ट को चेक करना है। ये तुमको कंप्लीट बताता है जितनी भी वेबसाइट होती है सर्च इंजन के अंदर। जैसे ये कंटेंट है, इस वेबसाइट की बात करते हैं हम यहाँ पे। जस्ट आपको यूआरएल एंटर करके आई एम नॉट अबाउट पे क्लिक करके परफॉर्म चेक पे क्लिक करना है। जैसे हम परफॉर्म चेक पे क्लिक करेंगे ये तुमको जितनी भी तुम्हारी वेबसाइट वगैरह होती है उनसे भी वहाँ पे बता देता है। हेलो। हाँ। सर ये मतलब क्या बताता है डुप्लीकेट कंटेंट सर? अभी देखो तुम। अब जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट इसने बता दिया। अब मेरे पास ये होम पेज है। ठीक है। ये रिजल्ट इनपुट मतलब जो यूआरएल मैंने यहाँ पे एंटर करी उसी का यहाँ पे इसने बताया। तो इसके अंदर क्या था, कोई भी कंटेंट यहाँ पे नहीं है आपका, किसी भी पेज से कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, तो नो डुप्लीकेट कंटेंट। इसी हिसाब से जितने भी मेरे पेज होते हैं उन सभी पेज के हम यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे तुम यहाँ पे प्लेगरिज्म चेकर के अंदर जाओगे, इसके अंदर तुम वर्ड के बेस पे कर सकते हो कि जो भी तुम कंटेंट लिखने जा रहे हो वो किसी दूसरे ने पब्लिश किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये कंटेंट है, इस कंटेंट को मैंने कॉपी किया। अब इसी कंटेंट को मैं स्कैन करता हूँ एक बार प्लेगरिज्म के अंदर। अब यहाँ पे आई एम नॉट अबाउट पे मेरे को क्लिक करना होता है, चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना है। जैसे इसको मैं प्लेगरिज्म के लिए चेक करूँगा तो ये कंटेंट इज टू शॉर्ट। जैसे तुम यहाँ पे इस कंटेंट को कॉपी करते हो, मान लीजिए एक बार। अब ये तुम्हारे इस कंटेंट के प्लेगरिज्म को फाइंड करना स्टार्ट कर देगा।
अब जैसे हमने कंटेंट पेस्ट किया है तो इसने दिखा रहा है कि कंटेंट आपका 100% प्लेगरिज्म है, यानी 100% ये कंटेंट जो आपने यूज कर रहे हो ये कॉपीड कंटेंट है। और ये दिखा देता है कहाँ से कॉपीड कंटेंट, यानी इसी वेबसाइट से कंटेंट हमने कॉपी किया था, तो इसने यहाँ पे दिखा दिया कि इसी वेबसाइट पे आपका ये पूरा कंटेंट है वो कॉपीड है। सर एक चीज़ यार पूछना था हम्म। कि जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे कोई कंटेंट पड़ा है हाँ। और उसी कंटेंट को कोई दूसरा कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल दे, तब भी तो डुप्लीकेट चेकर में जब दिखाता है तो दिखाएगा। हाँ, तो जो पहली वेबसाइट जैसे मेरी वेबसाइट है तो उस पर कोई इशू नहीं होगा? कोई इशू नहीं आता, ओरिजिनल सोर्स तो पहले का है ना, जिसने अच्छा। रैंक इंडेक्स वगैरह होगी तो पहले भी है उससे। अब ये चीज़ तो सर्च अच्छा। इंजन को भी पता है कि कौन सा कंटेंट पहले पब्लिश हुआ है, कौन सा कंटेंट बाद में पब्लिश हुआ है, यस सर। जब तुम पेज इंडेक्सिंग करवाते हो ना। हाँ हाँ। मतलब जिसकी वेबसाइट में पहले से पड़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसे तो दिक्कत होने लग जाते तो आज वेबसाइट ही रैंक नहीं होती कोई। बिल्कुल। ठीक है, जैसे तुम कोई भी वेबसाइट को उठा लो, मान लीजिए कंटेंट है, थोड़ा बहुत तो सबके अंदर ही पाता है, ऐसा तो है नहीं कि सभी कति यूनिक लिख के दे देंगे। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग लिखोगे तुम कोई भी, इसके अंदर ब्लॉग, जैसे ये पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए ये कंटेंट, इस कंटेंट को तुमने कॉपी किया, इस कंटेंट का तुम प्लेगरिज्म चेक कर रहे हो, तो इस पे तुम आए, यहाँ पे तुमने कंटेंट को पेस्ट किया, चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना, तो ये भी तुमको बता देगा। लोड हो रहा है ऊपर, अभी वो लोड हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका ये दोबारा बता देता है कि ये प्लेगरिज्म कंटेंट आपका है या नहीं है। मोस्टली केस में क्या होता है कि 30% यदि आपका प्लेगरिज्म है, अप टू 30% तो ठीक ठाक होता है, ज़्यादा दिक्कत की नीड नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका ज़्यादा प्लेगरिज्म है, लाइक 70%, 50, 60, 80%, तो उसमें थोड़े रैंक होने में भी दिक्कत आती है, और आपका जो ये पार्ट होता है रैंकिंग में, उसमें इश्यू क्रिएट होगा जब भी आपका इतना होता है। अब इसका मेन बेनिफिट यही करना होता है कि आपको बचने के लिए कि सबसे पहले आप अपना यूनिक कंटेंट को क्रिएट करें, जैसा आप अपने कंटेंट को यूनिक रखोगे तो वो उतना ही आपका सही रहेगा। ठीक है। अब सर इस, इसमें यूनिक कैसे 82% दिखा रहा है जब अभी आपने कॉपी करके किया है? हाँ, अब इसमें यूनिक दिखा रहा है 82%, प्लेगरिज्म दिखा रहा है 18%, प्लेगरिज्म दिखा रहा है इस वेबसाइट से, ये वाली वेबसाइट है पंकज कुमार एसईओ। ठीक है। अब आपने तो पूरा कॉपी किया है ना सर? हाँ, तो कॉपी किया जब भी तो दिखा रहा है। नहीं तो फिर 82% यूनिक कैसे हुआ वो जब कॉपी किया पूरा पूरा? ये मेरे ऐसे फाइंड नहीं करता कि मैं उस कंटेंट को यूज़ कर रहा हूँ, ये फाइंड करता है कि सेम कंटेंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो बता रहा हूँ। ओके। अब जैसे मैंने कॉपी कहाँ से किया है, पंकज कुमार एसयू से किया है ये वाला कंटेंट, इसी वेबसाइट से, और इसने इसी वेबसाइट का दिखा दिया कि 40% यहाँ पे सिमिलरिटी आ रही है। अब थोड़े बहुत ये वर्ड होते हैं, एग्जैक्ट मैच तो करेगा नहीं। अब जैसे पंकज, इसने पिक क्यों किया है, क्योंकि उसमें पंकज का नाम आ रहा है, ये किसी पर्सन की बात की गई है, इसमें भी किसी भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है, पंकज कुमार, तभी अपना यूनिक आ रहा है। मतलब जब भी कभी भी तुम्हारे कॉमन वर्ड्स होते हैं उनकी जब बात की जा रही है कि उसी वेबसाइट के रिलेटेड जब वो चीज़ बात करी जा रही है, अब इस वेबसाइट के रिलेटेड काफ़ी ऐसा कंटेंट होगा जिसमें पंकज कुमार एसईओ की बात की गई है। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि तुमको अपना जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसको एक बार यहाँ पे आके स्कैन करके देखना होता है। जैसे तुम उसको स्कैन करके देखते हो तो यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि तुम्हारा प्लेगरिज्म कितना, उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कंटेंट को ये तुमको लाइन दिखा देता है कि आप इस लाइन को चेंज कर लो, इस लाइन को चेंज कर लो। जब इन लाइन को थोड़ा बहुत आप कस्टमाइजेशन कर लोगे तो प्लेगरिज्म आपका हटता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाली लाइन है, नथिंग इज़ बेटर देन पंकज, तो इसमें क्या है आपका, कहाँ पे, नथिंग इज़ बेटर देन पंकज, यदि आप इस लाइन को हटा दोगे
या फिर इसमें थोड़ा बहुत वर्डिंग वगैरह ग्रामर वगैरह आप चेंज कर दोगे तो वो प्लेगरिज्म की जो जितना प्लेगरिज्म आ रहा था उससे कम आने लग जाएगा। ठीक है, अब आपका ये नीचे वाले प्लेगरिज्म दिखा रहे हैं जो अभी फ़िलहाल आ रहा है। 10% आ गया ना, तो जैसे जैसे तुम उसमें मॉडिफाई करते जाओगे तो वहाँ से आपका चीज़ होती रहेगी काम। अब इस टेक्निकल एसईओ के अंदर ये होता है डुप्लीकेट कंटेंट का फैक्टर, सो सेम कंटेंट आपने यूज किया है। अब आगे इसके अंदर चलते हैं, आगे आती है एक फाइल दैट इज द robot.txt फाइल। बेसिकली जब भी तुम डुप्लीकेट कंटेंट की डेफिनेशन भी तुम यहाँ पे पढ़ते हो तो यही कहता है कि व्हेन द सेम कंटेंट अपीयर्स ऑन मोर देन वन यूआरएल और वेबसाइट, दिस कैन हैपन ऑन द सेम वेबसाइट और अक्रॉस डिफरेंट वेबसाइट, डुप्लीकेट कंटेंट कैन हार्म योर एसईओ ब्रांड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि सेम पेज ऑन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट, कि आपके जितनी भी वेबसाइट है उनके ऊपर भी आपका प्रेजेंट हो, या फिर हम दूसरा कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के पेजेस के अंदर अलग सेम कंटेंट अलग अलग जगह पब्लिश हो सेम वाला। आपके मल्टीपल सर्विस पेज है जो बिल्कुल सेम दिख रहा है, एक सर्विस पेज तो कॉमन होता है जो होम पेज से हम 8-9 सर्विस लिखते हैं, उसको एक्सपैंड करके जो सर्विस पेज होता है उसके अंदर 12-13 लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब अगला जो इसके अंदर फैक्टर्स आता है डेट इज robot.txt फाइल। robot.txt फाइल का मतलब क्या होता है, जैसे तुम यहाँ पे जैसे हमने साइट मैप की फाइल क्रिएट करी थी उसमें हम बताते हैं कि कौन कौन से पेज को अपने को इंडेक्स करना होता है। जैसे हम robot.txt फाइल की बात करते हैं कि इस फाइल के अंदर हम बताते हैं कि कौन से पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट क्रॉल नहीं करना है, यानी सर्च साइट मैप की जो फाइल थी, साइट मैप की फाइल के अंदर तो हमने जो डिस्कस की थी टर्म्स वो यही की थी कि आपको कौन कौन से पेज को इंडेक्स करना है, उन चीज़ को हम वहाँ पे इंक्लूड करता है। बट robot.txt फाइल ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हम ये दिखाते हैं कि इस चीज़ को हमको क्रॉल नहीं करना। तो जैसे हम robot.txt फाइल के अंदर वो फोल्डर या उस पर्टिकुलर फाइल या पर्टिकुलर यूआरएल का जब पाथ रख देते हैं तो उनको वो क्रॉल नहीं करता है। ठीक है, आए समझ में कोई क्वेश्चन इसमें? ये सर इसको सर मतलब कैसे करते हैं ये बताइएगा अब थोड़ा तुमको मतलब मैं। जब क्रिएट करने की बात करते हैं कि robot.txt फाइल को हम क्रिएट कैसे करेंगे, बेसिकली robot.txt फाइल जो होती है जितने भी सर्च इंजन के जो क्रोलर्स वगैरह होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उनको ब्लॉक कर देता है कि आपको इस फोल्डर के अंदर नहीं जाना है। अब इसको क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको गूगल के अंदर जाना है, robot.txt जनरेटर लिख देना है। जैसे ही तुम robot.txt जनरेटर लिखोगे तो तुम्हारे पास काफ़ी वेबसाइट आ जाएगी। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कि robot.txt फाइल होती क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सबसे पहला पार्ट पूछा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कि आपका फ्री रोबोट जनरेटर हो गया। अब सबसे पहला आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट कि जितने भी रोबोट्स हैं जितने भी क्रोलर्स हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। यदि आपको उस पेज के अंदर लेके आना, उस डेस्टिनेशन के अंदर लेके आना तो अलो पे कर देना, अदरवाइज नॉट रिफ्यूज पे क्लिक कर देना। ये डिले होता है कि जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड का आप डिले लगाते हैं, यहाँ पे इनको छोड़ भी सकते हो। ये साइट मैप आता है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप की जो यूआरएल होती है वो ऐड कर सकते हो। उससे क्या होता है कि तुम्हारी robot.txt की फाइल के अंदर साइट मैप आएगा तो गूगल्स के क्रोलर जब इस फाइल को हिट करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ से साइट मैप की फाइल में भी जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो अपनी साइट मैप की जो फाइल थी वो अपनी ये फाइल थी, तो इस फाइल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ आता है कि सर्च रोबोट की अपने पास अलग अलग सर्च वो इंजन है जो हमने बात करी थी, जैसे गूगल, गूगल इमेज, गूगल मोबाइल, एमएसएम सर्च, ये सारे अपने क्या है अलग अलग टाइप के रोबोट्स हैं जो आपकी वेबसाइट के डाटा को क्रॉल करता है। तुम यहाँ से इनको कर सकते हो कि हमारी वेबसाइट जब भी हम बात कर रहे हैं उस वेबसाइट के अंदर ये आए, ये अलो करे, ये नहीं करे, जो उनसे भी आप चाहते हो कि रोबोट्स वगैरह करे वो कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब ये अपने को आइडेंटिफाई करना है कि जैसे याहू के रोबोट्स को अपने को लेके आना है तो अलो पे क्लिक करना है, अदरवाइज रिफ्यूज पे क्लिक कर देना है। बाकी यदि आपको ये टॉप की सेटिंग रखनी है तो डिफ़ॉल्ट रहेगा। हम्म। हाँ, डिफ़ॉल्ट का यही याद है जो तुम यहाँ पे रखोगे। यहाँ पे तुमने अलो कर दिया तो सब पे अलो आ जाएगा, यदि रिफ्यूज करते हो तो यहाँ पे सब पे रिफ्यूज आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे तुमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे साइट मैप का ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आती है कि तुम किस किस पेज के ऊपर या किस किस फोल्डर के ऊपर तुम पाथ के अंदर तुम वो नहीं करना चाहते हो कि इस पे हमारी लाइक क्रोलर्स जो रोबोट्स हो गए थे कि रोबोट्स आएंगे वो अपने पेज पे स्कैन करें। अब जैसे ये junyatyaadav.com की वेबसाइट है, इसके मैं पेज के अंदर गया। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं अबाउट मी का पेज है, इसके अंदर मैं नहीं चाहता तो सिंपल मेरे को इतना कॉपी करना है और यहाँ पे मैं आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, आपको जस्ट आगे एक स्लैश ऐड कर देना और आगे फिर इसी हिसाब से जितने भी आपको चाहिए वो सारे आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे। अब मान लीजिए आप ये चाहते हो कि मैं क्लाइंट के अंदर भी ना करूँ, क्लाइंट्स के यूआरएल को भी आप कॉपी कर लोगे यहाँ पे और यहाँ पे इस फाइल के अंदर आके पेस्ट कर दोगे। नहीं हुआ? इससे क्लाइंट्स की यूआरएल है, इसको कॉपी किया और आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। अब जैसे आप क्रिएट रोबोट डॉट टी फाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपकी रोबोट डॉट टी फाइल की क्रिएट होके आ गई है। ठीक है, ये जो पहला टेक्स्ट होता है इस टेक्स्ट को तुम हटा सकते हो, ये तो जस्ट ये बताता है कि इस वेबसाइट के थ्रू आपने क्रिएट करी है। जैसे एस सी ऑप्टिमाइजर की वेबसाइट है उसके थ्रू आपने क्रिएट करी है तो उसने अपने जहाँ पे एक लिंक ऐड कर दी। अब इसी को तुम यदि चेंज करके देखना चाहते हो, मान लीजिए तुम चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट है, रिफ्यूज करता हूँ बॉट्स को। अब क्रिएट पे क्लिक करोगे, फ्री प्लान्स का इसने पूरा ले लिया है यहाँ पे, तो मतलब ये जितने भी है वो सारे डिसलो हो जाएंगे। अब बाकी तुम यहाँ पे एक सिंगल को भी यदि अलो कर देते हो तो यहाँ पे सिंगल बोट्स का उस पेज के लिए अलो हो जाता है। अभी वो फ्री प्लान एक्सीड हो गए तो इस हिसाब से हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही तुम इस पर क्रिएट एंड डाउनलोड पे क्लिक कर, फ्री का मांगेगा भाई ये। अब इसका या तो यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही जो सभी लॉगिन करने के मांग रहे हैं, तो तुम इस फाइल को सिंपल कॉपी कर लेना, इतना कोड जो है अपने नोटपैड के अंदर आना और यहाँ पे आके तुम अपनी एक फाइल के अंदर एक कोड ऐड कर देना। अब इस फाइल के अंदर इसको सेव करना, फाइल को आपकी सेव एज पे क्लिक करना और जो भी फाइल का नाम होगा उस फाइल को तुमको इस हिसाब से रखना है। फाइल का नाम सेव करना है रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तुम इस हिसाब से अपनी फ़ाइल को सेव कर दोगे तो तुम्हारी ये फाइल सेव हो जाएगी, वो हेलो। अपलोड हो जाएगी। हेलो हाँ, सर, नोटपैड कैसे आता है सर? गूगल के अंदर विंडो के अंदर जाके सिंपल नोटपैड को सर्च करना है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब जैसे दूसरी वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट का भी सेम काम है कि जितने भी बोट्स हैं वो अलाउड है। माइक बंद कर ली, बड़ी आवाज़ आ रही है। अलाउड करने हैं या फिर रिफ्यूज करने हैं, तो ये तुम यहाँ पे सेट करके यहाँ पे जस्ट अपनी साइट मैप की लिंक ऐड करनी है दूसरी वेबसाइट की भी जब हम बात करते हैं तो। जैसे दूसरी वेबसाइट पे आके यहाँ पे हमने साइट मैप की लिंक ऐड करी और ये पूरा वही बता रहे हैं जितने भी सर्च रोबोट्स होते हैं उनको रखना या नहीं रखना। जैसे तुम क्रिएट पे क्लिक करते हो, ओके करते हो, तो तुमको सेम फाइल यहाँ पे क्रिएट करके दे देता है। इस फाइल को तुम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी यहाँ पे फाइल ही डाउनलोड हो गई है, ये वाली। अब इसमें तुम अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि मान लीजिए गूगल के बोर्ड्स को हम रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, फिर क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें ये यूजर एजेंट दिखा दिया गूगल बॉट, यानी इससे आप एक्सेस नहीं देना चाहते हो। ठीक है, अब बाकी तुमको एक से ज़्यादा पाँच, जिस इसमें 5 फाइल के लास्ट वाले में 5 से ज़्यादा रखनी है तो सिंपल तुमको अपने नोटपैड के अंदर आना है, जहाँ पे भी तुम्हारी फाइल है उसको ओपन करना है
और जैसे तुम फाइल को ओपन करोगे तो तुम ये फोल्डर का पाथ दिख रहा है, सेम तुमको इसको कॉपी करके जाना नीचे। जैसे जैसे तुम इसको पेस्ट करते जाओगे यहाँ पे तुम आके अपनी यूआरएल मेंशन करते जाना। यदि तुमको ज़्यादा ही ऐसा चाहिए कि मेरे को ये चीज़ पिक रोलर्स नहीं लेके आने, इनको हटाना है तो। ठीक है, जी सर। कोई क्वेश्चन है? वही सर समझ रहा हूँ सर, थोड़ा सा। अब जैसे तुमने थोड़ा सा मत समझ, पूरा समझ इसको भाई। अब जैसे तुमने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो दूसरा स्टेप होता है कि इस फाइल को हम पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे? सर वो आपने यूआरएल बताया ना सर, वहाँ पे जनरेटर में वो करना है, अपने को कॉपी करना है, हम्म। तो फिर वो उसके हिसाब से फिर क्रिएट होगा, फिर बताएगा सर। अब तुमको ऐसे करना है जैसे तुम अपनी वेबसाइट पे WP एडमिन के अंदर जाओगे या cPanel के अंदर जा सकते हो। मान लीजिए इस वेबसाइट को हमने क्रिएट किया तो इस पे WP एडमिन के अंदर जा रहे हैं। जैसे हम WP एडमिन के अंदर लॉगिन करेंगे तो तुम यहाँ पे फाइल मैनेजर के ऑप्शन पे जाना और जो तुम्हारी रूट डायरेक्टरी है यानी जो मेन डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर आके अपलोड पे क्लिक करके जो तुमने फाइल क्रिएट करी है सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना और जो भी तुमने जैसे ये फाइल क्रिएट करी इसको अपलोड कर देना। तो तुम्हारी जो robot.txt की जो फाइल थी वो तुम्हारी यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। ठीक है, ये फाइल आ गई तुम्हारी robot.txt। जी अब सर। इस फाइल को तुम एक्सेस कैसे कर सकते हो, इस वेबसाइट के पे गए सिंपल तुमको यहाँ पे robots.txt ऐड करना है तो ये तुम्हारी फाइल ओपन हो जाती है। सर आ गया समझ में लगभग। ठीक है, तो robot.txt फाइल का मतलब वही होता है कि तुमको किस किस फोल्डर या किस किस यूआरएल पे गूगल्स के जो बोट्स है क्रोलर्स है उनको नहीं भेजना है। सर जी जी सर समझ में आ गया हो गया? सर। एक सर बार मेरा कनेक्शन कट गया था, एक बार रिपीट कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे तुम्हारी फाइल सेव हो जाती है तो फाइल मैनेजर के अंदर जाना, जैसा हमने साइट में अपलोड किया था उसी हिसाब से तुम प्लस पे क्लिक करके अपलोड फाइल, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपलोड फाइल कर यहाँ तक देना। ये देख लिए हैं सर, मतलब जैसे जो क्रिएशन वाला बता रहे थे। क्रिएशन का अरे तो वो तो, हाँ सर बोलिए बोलिए। क्रिएशन का तो सिंपल ही था जो हमने बताया अभी, वो तो हट भी सर जाएगा। मैं कनेक्शन कट गया था सर बीच में मेरा। थोड़ी देर तो कटा होगा। जैसे तुम्हारी अरे भाई robot.txt की फाइल है। वो हाँ, थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। आपके लिए तो ज्यादा इजी है, मेरे लिए तो हल्का सा टफ अब है ये फिर। रोबोट टेक्स्ट जनरेटर फाइल तुमने यहाँ पे ऐड करी है। नॉर्मल गूगल पे जाना, इस टाइप की तुम्हारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तुमको अलो करना है तो अलो पे क्लिक करना, रिफ्यूज़ करना है तो रिफ्यूज़ पे क्लिक करना, यहाँ पे अपनी साइट मैप की यूआरएल एंटर करना और यहाँ पे तुम अपने जितने भी बोर्ड्स है तुम्हारे रोबोट्स है तुमको चाहते हैं कि बाइडो को मेरे को नहीं करना तो यहाँ से तुम रिफ्यूज कर देना। ये सारे डिटेल्स को तुम फिल करके ये रजिस्ट्रेड डायरेक्टरी आती है, इसके अंदर तुमको वो यूआरएल एंटर करनी होती है जिसमें तुम एक्सेस नहीं देना चाहते कि बोट्स रोबोट्स जो आए वो इस पेज को एक्सेस ना करें या इस डायरेक्टरी को एक्सेस ना करें। तो यहाँ पे तुम मल्टीपल डायरेक्टरी ऐड कर सकते हो, प्लस प्लस पे क्लिक करके जितनी तुमको करनी है वो सारी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे तुम एडिशन का काम कंप्लीट हो जाता है, क्रिएट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी robot.txt की फाइल होती है वो क्रिएट होकर यहाँ पे आ जाती है। यदि नोटपैड के अंदर तुम्हारी इस हिसाब से आती है, तुम्हारे पास यहाँ पे 3 यूआरएल है, तुमको 5 करनी है तो सिंपल तुमको डिस लो को क्लिक करना है। जैसे तुम डिस लो को करोगे सेलेक्ट और नीचे पेस्ट करते जाना, ये जो पाथ है इस पाथ को तुम अपने हिसाब से चेंज करते रहना मल्टीपल के लिए। ठीक है, सर नहीं अभी समझ पाया, खैर रहने दो, वीडियो देख लेंगे तब होगा। कब कटा दे तुम्हारा कनेक्शन? वही जब बता रहे थे क्रिएशन के लिए सर। तो सर जैसे इसमें जो डिसअलाउ और अलाउ वाला है, जैसे मान लीजिए हमें कोई पेज डिसअलाउ करना है तो ये इसी में आके हमको एडिट करना होगा।
इसी के अंदर ऐड करना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे तुमने सबमिट कर दिया वो सी पैनल के ऊपर, यहाँ पे कर हाँ दिया। अब इसके अंदर तुमको ये कोड आ रहा है। अब तुम यहाँ पे रोबोट डॉट टेक्स्ट की फाइल है, कहाँ पे, ये जी वाली। अब इसको तुम एडिट करना, एडिट कोड पे क्लिक करना। यहाँ से तुम मान लीजिए एक फोल्डर और ऐड करना चाहते हो, तो इस लाइन यस को सर। नीचे सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दो। जो भी तुम यूआरएल वगैरह ऐड करना चाहते हो उस यूआरएल को यहाँ पे लगा के अब सेव पे क्लिक कर दो। सर लेकिन ये रोबोट डॉट टीएक्सटी जो हम लोग यार रैंक मैथ प्लगइन यूज करते हैं या यूएस्ट यूज कर रहे हैं, उसमें भी तो जनरेट हो जाता है ना ऑटोमेटिक? एक खुद क्रिएट कर ले वो सही नहीं है। जी एक खुद क्रिएट कर ले वो सही है ना। योस्ट टेस्ट के अंदर शायद वो डॉट टेक्स्ट आती नहीं, उसमें भी हमको मैनुअली डायरेक्टरी वगैरह सब कुछ ऐड करनी होती है। अच्छा इसके अंदर तुम जाओगे ना योस्ट टेस्ट के अंदर सेटिंग के अंदर, क्योंकि डायरेक्टरी तो तुम खुद डिफाइन करोगे ना मेरे को किस किस के ऊपर लेके आना है, किस किस के ऊपर नहीं लेके आना। जी। नहीं है इसके अंदर शायद। अब जब तुम यहाँ पे रैंक आ गए। मैथ रैंक मैथ के अंदर होता है सर। हम्म। रैंक मैथ के अंदर होता है। और उसमें फोल्डर का पाथ तो तुमको डालना होता है ना खुद। वही तो नहीं कंफर्म होता सर, उसमें हम नहीं अभी यूज किए हैं उसको। तो यहाँ पे तुम इस फाइल को, अब जैसे तुमने अबाउट अस वहाँ पे लिखा था अबाउट की यूआरएल, वो इस फाइल के अंदर आ गई ना। जी तो ये होता है टेक्निकल एसईओ का पार्ट जो हमने बात करी है। इसमें रोबोट और टीएक्सटी फाइल इंपॉर्टेंट होती है, जब भी तुम काम करने जाते हो तो उसके लिए नीड होती है। सर एक चीज और पूछ ले। सर ये जो फाइल मैनेजर आप अपने बैकएंड में यही प्लगइन जहाँ होती है वहीं पे आपने वो किया है, हम्म। ये किसी प्लगइन के थ्रू किया है ना? फाइल में जब प्लगइन ऐड किया था, तुम पिछली क्लास देखते नहीं हो। डायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे ही ऐड किया जैसे प्लगइन ऐड किया जाता है ना? हाँ, फाइल मैनेजर का एक प्लगइन आता है, उसमें जब इंस्टॉल करोगे तो वो हो जाएगा। जी। अब। नहीं सर, हाँ। देख लिए सर उसको। अब ये रोबोट डॉट टी होगी, डुप्लीकेट कंटेंट हो गया, स्ट्रक्चर डाटा आ गया। स्ट्रक्चर डाटा बेसिकली वही होता है कि आपकी अच्छी तरीके से रैंकिंग वगैरह को समझ ले। जैसे तुम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखोगे पूरे की, जैसे ही कोई भी एक पेज होता है, एक रेसिपी का पेज है, उस रेसिपी के पेज के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है कि इंग्रीडिएंट क्या क्या आएंगे, कुकिंग टाइम क्या आएगा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कैलोरी क्या होनी चाहिए। स्ट्रक्चर डाटा का मतलब यही होता है कि जो भी आप कंटेंट वगैरह लिख रहे हो या कुछ भी आप एडिशन कर रहे हो एसईओ के हिसाब से, उसको इस हिसाब से ऑप्टिमाइज करें कि उसके अंदर सारी आपके पास इंफॉर्मेशन वन बाय वन हो। जिससे कोई गुड़गांव के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख रहा है तो सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कोर्स क्यों करना चाहिए, कहाँ कहाँ से आप कोर्स को कर सकते हैं, कितनी क्या फ़ीस होती है। यानी आपको एक ही जगह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड मिल जाती है। ठीक है। अब एफिशिएंट साइट नेविगेशन आता है। साइट नेविगेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप अच्छे से अपने नेविगेशन को क्रिएट करो। अब जैसे मान लीजिए ये हो गया कि आप एक ब्लॉग वेबसाइट है, उसके अंदर आपने 20 ब्लॉग लगा रखे हैं, लेकिन दिख यूजर को एक रहा है ना, तो उसमें कोई मेन्यू के ऊपर, जैसे मान लीजिए तुमको वैसे सिखा, जैसे तुम इस वेबसाइट के ऊपर आए, इसके अंदर मैंने ब्लॉग कितने मेरे पास, इसमें ब्लॉग के अंदर के तो काफ़ी तुमको ब्लॉग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अपने ब्लॉग्स हैं। ब्लॉग्स तो इतने हैं, लेकिन यूजर जब इस पे आ रहा है तो इसको ना तो ऊपर के कुछ दिख रहे हैं ना नीचे के दिख रहा है, केवल एक ब्लॉग दिख रहा है। तो यानी यहाँ पे यूजर जो नेविगेशन होता है वो बहुत बेकार है। यूजर नेविगेशन का मतलब होता है कि कितने स्मूथली यूजर एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा रहा है, यानी एक चीज़ से दूसरे पेज के ऊपर या एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जा रहा है। समझ गए यूजर नेविगेशन। मान लीजिए यस उसको सर। होम पेज से अबाउट अस पे जाना है तो कैसे जाएगा, पोर्टफोलियो पे जाना है तो कैसे जाएगा, कॉन्टेक्ट अस पे जाएगा तो कैसे जाएगा। अब जैसे अबाउट मी का पेज है, इस पेज के ऊपर उसने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। अब वो आपको प्रोजेक्ट देना चाहता है तो कैसे देगा, जैसे एट एंड ऑफ द पेज पे हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का ऐड कर दिया, जैसे उस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ जाएगा, वहाँ से कॉल वगैरह कर सकते हैं। आगे चलते हैं। स्कीमा मार्कअप आता है। स्कीमा मार्कअप सर घनी का टाइप। हाँ। सर स्ट्रक्चर डेटा में कुछ करना नहीं होता है?
ये तुम मतलब अपने हिसाब से ही करना होता है, मतलब जो आप एक प्रॉपर इसी हिसाब से रखो कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आप ऐड कर रहे हो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करो। अपने को वैसे कुछ करने की नीड नहीं होती है। ओके। अब तुम यहाँ पे जब भी इसमें के अंदर बात करते हो स्कीमा के अंदर, तो स्कीमा बेसिकली सर्च इंजन को ये अंडरस्टैंड करवाता है कि किस टाइप का कंटेंट को पब्लिश कर रहे हो। ठीक है, आप किस टाइप का कंटेंट है, जैसे तुम आर्टिकल स्कीमा ऐड कर सकते हो, रेसिपी ऐड कर सकते हो, ऑथर। जब तुम स्कीमा मार्कअप के टाइप ऐड करते हो, जैसे तुम यहाँ पे आए स्कीमा मार्कअप टाइप्स तुम गूगल के अंदर लिखते हो, तो तुमको काफ़ी दिखते हैं कि ये सारे स्कीमा मार्कअप के टाइप में होते हैं। कि जैसे कोई आपका लोकल बिजनेस है तो उसका एक अलग से स्कीमा क्रिएट होता है, एक आर्टिकल स्कीमा होता है जो अलग से क्रिएट होता है यदि आप आर्टिकल लिख रहे हैं। ये मेन जो बता रहा हूँ, ब्रीड कम स्कीमा होता है। ब्रीड कम स्कीमा का मतलब क्या होता है, जैसे इसके अंदर तो नहीं है। ब्रीड कम का मतलब होता है बेसिकली जब भी तुम किसी भी एक पेज के अंदर जाते हो, कैटेगरी के अंदर जाते हो, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसको हम ब्रीड कम कहते हैं। ये हो गया क्विज इन हिंदी, द फाइनल डेस्टिनेशन। अब वो किसके थ्रू आ रहा है, ब्लॉग के थ्रू। तो ब्लॉग पे जैसे वो क्लिक करेगा तो ब्लॉग के पेज पे चला जाएगा। अब इस हिसाब से वो ये पोस्ट खोलेगा तो वो इस पोस्ट के एक ब्रीड कम आ गया कि यूजर होम से आया है, होम के बाद ट्यूटोरियल पे गया है। भले होम का तो एक डेस्टिनेशन होता है कि यहाँ से क्लिक करते हो डायरेक्ट आप मेन पेज पे चले जाओगे, पहले वो ट्यूटोरियल्स पे आया है, ट्यूटोरियल्स पे आने के बाद उसके मेन डेस्टिनेशन है। तो ये ब्रीड कम होता है। इसका भी एक अलग टाइप से स्कीमा क्रिएट होता है कि जो सर्च इंजन होते हैं उनको जर्नी के बारे में पता चल रहा है। फिर FAQ स्कीमा आता है, वीडियो स्कीमा आता है, आर्टिकल स्कीमा, रेटिंग स्कीमा, कई टाइप के स्कीमा आता है जो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करने होते हैं। अब स्कीमा हम क्रिएट कैसे करें, मान लीजिए आपका कोई भी एक लोकल बिजनेस है। सो लोकल बिजनेस की स्कीमा क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होगा, सिंपल आपको गूगल के अंदर जाना है, लोकल बिजनेस स्कीमा जनरेटर, इतना सा लिखना है। यहाँ पे तुमको काफ़ी वेबसाइट दिख जाएगी। इन सभी वेबसाइट पे आपको एक बार देख लेना, जो वेबसाइट तुमको सही लगे वो उस वेबसाइट पे स्कीमा को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये वाली वेबसाइट है, इसके अंदर तुमको ये सारे टाइप की स्कीमा दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब हमको कौन सा करना है, लोकल बिजनेस का। लोकल बिजनेस पे आपने क्लिक किया, लोकल बिजनेस हम यहाँ पे रख रहे हैं। बिजनेस टाइप तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे चाइल्ड केयर का, डेंटिस्ट का, जो भी आपका लग रहा है उस टाइप का आप अपना बिजनेस का टाइप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्रोफेशनल सर्विस मान लीजिए हम लगा रहे हैं अभी के लिए, उसको इन डेप्थ में रखना है तो आप इन डेप्थ के अंदर भी रख सकते हो। यहाँ से ये नहीं चल रहा है। अब नेम ऐड कर सकते हो कि आपका जो बिज़नेस का नाम वगैरह वो क्या है, यहाँ पे पूरा अपने बिज़नेस का नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इमेज ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी बिज़नेस की लोगो वगैरह है वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई फ़ोटो ऐड करना चाहते हो प्रोडक्ट की वगैरह की, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये आप यहाँ पे आ गए। आप इसके अंदर आप URL एंटर कर सकते हो अपनी वेबसाइट वगैरह की। फ़ोन नंबर आप ऐड कर दोगे, जो भी आपके फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद प्राइस रेंज ऐड कर सकते हो कि आपके बिजनेस के अंदर जो प्राइसिंग है वो कितने से कितने है। तो ये सारी प्राइसिंग वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप सर पूरा इमेज इमेज यूआरएल में क्या होगा? ये आप लोगो वगैरह की कोई भी URL ऐड कर सकते हो, किसी भी पोस्टर की ऐड कर सकते हो। URL के अंदर आप अपनी वेबसाइट की URL एंटर कर सकते हो। यस सर। इसके अंदर जैसे आप बिजनेस बता रहे हो तो बिजनेस को जस्ट यहाँ पे लोगो ऐड कर दोगे, इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की URL एंटर कर दोगे। यहाँ पे तुम अपना एड्रेस ऐड कर दोगे, जो भी तुम्हारा एड्रेस होता है वो एड्रेस तुम यहाँ पे ऐड कर दे। ठीक है, जो भी पूरा एड्रेस होगा प्रोफेशनल जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, अब 1231 जो आपका पिन कोड होगा वो यहाँ पे ऐड कर देना। कंट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जो आपकी कंट्री है। कंट्री आपने सेलेक्ट कर ली। ओपनिंग हावर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपका बिजनेस कब कब ओपन होता है, और 24 घंटा सेवन है तो इसको सिलेक्ट कर लेना। और सोशल प्रोफाइल यहाँ पे आप अपनी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, जो भी आपका फेसबुक वगैरह का URL है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। डिपार्टमेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि जैसे आपके डिपार्टमेंट कौन कौन से है वो चीज़। जैसे इस पर आपने क्लिक किया, एक मान लो IT का डिपार्टमेंट है, एक अलग अलग टाइप के जो डिपार्टमेंट्स नहीं आते इसके अंदर मान लीजिए और ऐड करना चाह रहे हो तो ये वाले
कि ये पर्टिकुलर बिजनेस है आईटी के अंदर, वो कुछ और भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। या फिर ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट का मतलब इस टाइप में भी हम लोकल बिजनेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक बिजनेस के मल्टीपल स्टोर्स होता है, कि वो यहाँ भी सर्विस दे रहा है, गुड़गांव के अंदर भी, रेवाड़ी के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, तो वो डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐड कर सकता है, जैसे उसका नाम, इमेज, यूआरएल और ये आपका फ़ोन नंबर वगैरह। बाकी आपको इतना काम करने की नीड नहीं होती, जस्ट आप ये इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद ये तुम्हारा जो कोड होता है, इस कोड को तुमको कॉपी करना है। जितनी भी चीज़ तुमने यहाँ पे लिखी है वो पूरा पार्ट अपना यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा पार्ट। इस पूरे पार्ट को तुम कॉपी करना, कॉपी पे क्लिक करके जो तुम्हारी वेबसाइट का हेड का पार्ट है, अब तुम अपीयरेंस के अंदर जाओगे, थीम फाइल एडिटर के अंदर जाओगे, और जो तुम्हारी हेडर डॉट पी की जो फाइल होगी, जैसे हमने उसमें टैग के ऐड किया था उस हिसाब से हेडर डॉट पी के अंदर गए, और यहाँ पे जो आपका हेड क्लोज हो रहा है इससे पहले उसको आके पेस्ट कर देना, तो ये स्कीमा तुम्हारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो गूगल को जितने भी सर्च इंजन होंगे उनको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट किसके बारे में है। सर उसके बाद अपडेट करना होगा ना यहाँ हाँ, पे? बस वो अपडेट कर देना नीचे आके, क्योंकि वो वेबसाइट दूसरी का जनरेट किया है तो मैं अपडेट नहीं कर रहा उसमें। जी जी। अब यहाँ पे तुमको अलग क्रिएट करना है, जैसे ब्रीड कम का स्कीमा जनरेट करना है, तो ब्रीड कम का स्कीमा क्या होता है, जैसे इसके अंदर मोस्टली तो तुमको जब प्लगइन वगैरह करते हो तो उसमें आ जाता है, लेकिन जब भी तुम उसमें करते हो कोड की वेबसाइट में, हर पेज के अंदर तुम स्कीमा ऐड कर सकते हो। अब इसके अंदर तुमको ब्रीड कम स्कीमा जनरेट करने के लिए, जैसे होम है सबसे पहले, तो यहाँ पे पेज नेम एंटर करना है, पेज की यूआरएल एंटर करनी है, तो पेज की यूआरएल अपनी ये हो गई। अब पेज 2 एंटर करना है, जैसे पेज 2 का डेस्टिनेशन कौन सा हो गया, ट्यूटोरियल्स, ये ट्यूटोरियल्स आ गया। अब इस पेज की यूआरएल कॉपी करनी है, तो पेज की यूआरएल अपनी ये हो जाएगी, सो ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड यूआरएल पे क्लिक करना, थर्ड क्या है अपनी, हाउ टू क्रिएट ए कैटेगरी, तो ये थर्ड है, और ये यहाँ पे ऐड करना, और इसको पूरे को कॉपी करना, यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देना। ठीक है, ये आपका पूरा क्रिएट हो गया। दिस इज नोन एज द ब्रीड कम स्कीमा। इसको आप कॉपी करके वहाँ पे ऐड कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। इसी हिसाब से कभी ये- कभी भी, हाँ, सर ये कहाँ पे ऐड करेंगे, ब्रेड क्रम वाला? वर्डप्रेस की हेड में वेबसाइट ही? में तो ऑटोमेटिकली यूएस टिश्यू वगैरह करके दे देते हैं तुमको। जब भी तुमको कोड की वेबसाइट होती है ना, तो उसके लिए नीड होती है आपको सिंगल सिंगल पेज को जनरेट करने के लिए। ये हर पेज पे करना होगा या हाँ, किसी, ये अरे हर हेड पेज पेज का अलग अलग पे हो गया करना? ना। अच्छा अच्छा। यदि एक तुम्हारी ऐसी है कि कॉमन डेस्टिनेशन है, तो इन चीज़ों को तुम डायनेमिक कॉल करवा सकते हो। ये जो चीज़ है ना, इनको डायनेमिक कॉल करवा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो पिक होते रहेंगे। कोई भी डेवलपर पर्सन होगा वो वेरिएबल क्रिएट करके इसको कर सकता है। अब तुम इवेंट के ऊपर जाओगे, तुम कभी भी कोई इवेंट वगैरह होस्ट कर रहे हो तो उसका एक सेपरेट पेज क्रिएट कर रहे हो, तो उसका इवेंट स्कीमा ऐड कर सकते हो। तो इवेंट स्कीमा को ऐड करने के लिए सिंपल तुमको नेम ऐड करना है, इवेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन, लोगो वगैरह, या फिर इवेंट की इमेज ऐड कर देना है यहाँ पे, और इवेंट स्टेटस ऐड कर देना, अटेंडेंस मोड ऐड कर देना, जितने भी पार्ट होते हैं इस पूरे का एक फ्लो क्रिएट करके तुम यहाँ पे अपना एक इवेंट स्कीमा क्रिएट कर सकते हो। इससे बेसिकली थोड़ी तुमको रैंकिंग में ग्रोथ मिल जाती है, कि तुम्हारी रैंकिंग जो होनी थी वो आसान तरीके से हो जाती है। ठीक है गाइस, यस सर। और कोई क्वेश्चन? तो ये पार्ट होता है स्कीमा का, तुमको हर टाइम स्कीमा हेलो क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ। सर, ये मतलब जैसे जितने भी टाइप हैं स्कीमा मार्कअप के, हम्म। सबका अलग अलग सिस्टम है क्या? सबका अलग अलग है, तुम अलग अलग टाइप के नहीं होते हैं। आर्टिकल तो कोई ब्लॉग लिखेगा तो उसके लिए आर्टिकल जनरेट करेगा। ब्रीड कम अच्छा। की जो बात करी थी नेविगेशन का था, इवेंट होस्ट करता है, जैसे फिजिकल इवेंट या फिर वेबिनार लॉन्च कर दिया तो उसके लिए इवेंट आएगा। ये एफ ए क्यू होता है, एफ ए क्यू के अंदर नहीं होता, जो एफ ए क्यू पेज होता है वेबसाइट के अंदर, जी जी। ये वो आ जाता है। फिर उसके बाद हाउ टू, जैसे हाउ टू मेक रील, हाउ टू रैंक ऑर्गेनिक कंटेंट, जब भी हाउ टू का कंटेंट आता है तो उसमें यूज करोगे तुम यहाँ पे ये।
जी ठीक है, हाउ टू मतलब कोई भी काम आता है, जॉब पोस्टिंग के लिए ये हो गया, लोकल बिजनेस के लिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया कि इसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन ऐड होती है। जी ये सर। ऑर्गेनाइजेशन है किस टाइप की, नाम क्या है, अल्टरनेट का नेम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, और यूआरएल, लोगो वगैरह, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह तुम यहाँ पे ऐड कर दोगे पूरा जी सर। ऑर्गेनाइजेशन के पर। ये पर्सन का आ गया, कोई भी फ्रीलांसिंग वगैरह करता है। ये तुम प्रोडक्ट वाइज क्रिएट कर सकते हो, हर प्रोडक्ट के अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हो। ये रेसिपी स्कीमा आते हैं, ये वेबसाइट के, वीडियो की, तो हर टाइप के अलग अलग स्कीमा होता है, डिपेंड ऑन द नीड्स, वो अपने को क्रिएट करके ऐड करने होते हैं। सर ये वेबसाइट में दिखाइए ना, स्कीमा मार्कअप कहाँ है, ये सब कहाँ होता है सर? तुमको किसकी वेबसाइट में दिखाऊं मैं? ये हेड के सर सेक्शन के अंदर होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर ये किसी भी वेबसाइट से जनरेट करा सकते हैं क्या? जैसे तुमको यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला, इसके अंदर कौन सा लोकल बिजनेस स्कीमा जनरेटर पहले से है, ये वाला यूज स्टेशन इसने जनरेट करके दे रखा है। ये कौन सा स्कीमा, वेबसाइट का, दिख रहा है ना ये स्कीमा हो गया ये पूरा। सर ये वेबसाइट पे कहाँ पे जाना पड़ेगा? ये लिख रहा है ना टाइप वेबसाइट, ये वेबसाइट का स्कीमा हो गया। अच्छा। ठीक? इसी हिसाब से हर वेबसाइट के अंदर स्कीमा जनरेट होता है जो भी वो रैंक करती है। जैसे तुम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तुम यहाँ पे लिखते हो, इनकी किसी की वेबसाइट देखते हैं, कंट्रोल यू पे क्लिक करते हो, हेलो हाँ, सर, क्लिक आपने कहाँ पे किया जो ये आया? ये ऊपर है, कंट्रोल यू प्रेस करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे इस पे आ गए ना, तुमको स्कीमा एक बार सर्च कर लेना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है ना, इन्होंने वेबसाइट के स्कीमा ऐड किया है ना, दिख रहा है, ये अलग हाईलाइट हो रहा है। जी सर सर। वेबसाइट का स्कीमा क्या होता है? तुम अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हो ना कि तुम्हारी वेबसाइट क्या है। तो लोकल बिजनेस के लिए भी तो वही होगा ना, कि लोकल उसके लिए बिजनेस अलग का होता अलग है? हो गया, लोकल बिजनेस का एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है। ओके ओके। सबका अलग अलग होगा ना आसिफ भाई? सबका अलग अलग है। हम्म। सर ये किसी भी वेबसाइट से जनरेट करा सकते हैं क्या, जब लिखेंगे कि स्कीमा मार्कअप जनरेटर? सबकी वेबसाइट का जनरेट होगा, भी दिखाया था ना वहाँ पे, जैसे तुम वेबसाइट का नहीं नहीं, वेबसाइट मतलब हम किसी भी वेबसाइट से जो जनरेट करते हैं वो किसी से जनरेट भी कर कर लो, सकते हैं कि कोई पार्टिकुलर इसके लिए वेबसाइट किसी होती से है? भी कर लो, काफ़ी वेबसाइट मिल जाएंगे तुमको नेट पे। वही चीज। अब तुम यहाँ पे सबकी भी पाएगा, तुमको ये रैंक मैथनेस को जनरेट करके दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, है ये ना। ऑटोमेटिक भी जनरेट होता है क्या सर, रैंक में तो यूज करता है? हाँ, इनके थ्रू हो जाता है, जैसे यहाँ पे ब्लॉग स्कीमा जनरेट किया हुआ है, ये तुमको ऑटोमेटिक ही जनरेट करके दे देता है जो भी। ये कोड की जब वेबसाइट होती है तो उसमें तुमको मैनुअली ऐड करने की होती है। बाकी वर्डप्रेस वगैरह की वेबसाइट पे तुमको मिल जाएंगे प्लगइन के थ्रू। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन कोई? तो ये तुम्हारा स्कीमा मार्कअप हो गया, हाँ। सर क्वेश्चन तो नहीं है सर, ये समझ में तो आ रहा है सर। अब आगे सर थोड़ा देखता हूँ। देखना ही है बस। अब आती है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी डोमेन में जब तुम काम कर रहे हो। अब एक होती है, जैसे डिजिटल जर्नी डॉट इन पर मैं गया, स्लैश करके, एक तो मैं ऐसे कुछ भी वर्ड लिख के यूआरएल बना दूँ, क्या ये यूआरएल लग रही है तुमको कि पीपल याद भी कर पाएंगे इसको? कभी नहीं करेंगे। और दूसरा ये होता है कि इसमें जो हम मैसेज को डिलीवर करना चाहते हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिलीवर करना चाह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है क्या है, इस चीज़ को, मैसेज को मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, तो कभी भी पीपल इस टाइप के वर्डिंग से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ये तो ऊंचा पिच्चा वर्ड है। जैसे तुम पी इक्वल टू इस हिसाब से लिख के इसके अंदर तुम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख रहे हो, तो ये एक बेस्ट बैड वे होता है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहा हूँ,
तो यूआरएल के अंदर हमेशा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ही ऐड करो, ठीक है। अब यूआरएल इसको हम हायरार्की भी कहते हैं। जैसे तुम यहाँ पे आए, अबाउट पेज पे मैं गया, तो यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट पेज की बात कर रहे हैं। अब मैं कोर्सेज के अंदर गया तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बात हो रही है कोर्सेज की। अब कोर्सेज के अंदर मैंने कोई भी कोर्स ओपन कर लिया। अब इस कोर्स को जब मैं ओपन करता हूँ तो सिंपल सी सर्च इंजन भी समझ रहे हैं कि कोर्सेज के अंदर एक कोर्स है, ये वाला, है ना। तो इस हिसाब से यस अपने सर। डाटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखो। इसको हम यूआरएल हायरार्की कहते हैं। जैसे तुम इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नोट्स को भी यहाँ से हटा के एंटर भी कर दोगे तो कोर्स का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जो भी यूआरएल आपकी होती है उसको हमेशा कैटेगरी वाइज रखो कि दिखने में अच्छी लगे, और जो मैसेज तुम पोस्ट के थ्रू कन्वे करना चाह रहे हो वो तुम एक उसके थ्रू कन्वे कर पाओ, यूआरएल के थ्रू। अगला आता है यूज एच टी टी पी एस की जो हमने बात करी थी कि जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर यहाँ पे है, मतलब जो ये आपकी वेबसाइट ओपन होती है हमेशा आपकी एच टी टी पी एस पे ओपन होनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा हटा के ओपन करे तो वो ऑटोमेटिकली एच टी टी पी एस पे चली जाए। ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है। जब भी तुम किसी भी वेबसाइट की ऑडिट करते हो तो ये चीज़ तुमको आइडेंटिफाई करनी होती है कि तुम्हारी वेबसाइट टेक्निकल एस किस पे रिडायरेक्ट कर रही है, एस पे या बिना एस पे। ठीक है। क्वेश्चन है कोई? सर ये HTTPS इतना ही है बस कि ये जो आता है अपन वेबसाइट में मतलब हाँ गूगल में सर्च करते हैं। हाँ, इसके लिए ना एसएसएल एक सर्टिफिकेट होती है, वो तुमको ऐड करनी पड़ती है। तो सर वो कैसे ऐड होती है? वो तुम होस्टिंग वाले दे देते तुमको, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हमेशा ये आप ट्राई करना। कई बार क्या होता है कि तुम्हारी एसएसएल फोर्सफुली रिडायरेक्ट भी करना होता है। तो जो मैंने पहले की वीडियो में कोड वो बताया था ना, कोड ऐड करते हैं रिडायरेक्शन का, एचटीटीपी से एचटीटीपीएस पे, नॉन डब्ल्यू से डब्ल्यू डब्ल्यू पे, वो चीज़। हम आगे चलते हैं। इसमें अगला सर क्या है आगे कि, आप रहने दीजिए, हाँ, आगे आप रहने देते। रहने तो क्या अरे है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं यार, आज क्लास लेट चालू हुई थोड़ी सी। हेलो 47 मिनट ही है अभी तो। सर, आज क्लास वैसे सर 20 मिनट 25 मिनट लेट चालू हुई सर, आप यही वाली ऑन द टॉपिक स्पॉट। पढ़ा दीजिए सर, ये आगे जो दिख रही है इफेक्टिव वाली। हम्म, हाँ सर हो गई, तो ये बस पढ़ा दीजिए, फिर बाकी सर कल पढ़ाइएगा सर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें इफेक्टिव इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग के अंदर। इसमें क्या होता है कि आप जो भी इंडेक्सिंग वगैरह करते हैं ना उसको प्रॉपर वे में करें। जैसे हमने करना बताया था ना, इंडेक्सिंग करनी होती है आपको, टेक्निकल एसईओ के अंदर ही आता है। जो भी एरर्स वगैरह आ रहे हैं उनको फिक्स करना होता है इसके अंदर। जैसे आप सर्च कंसोल के अंदर गए थे, यूआरएल इंस्पेक्ट पे क्लिक किया था, और यहाँ पे जब यूआरएल आपने एंटर करी थी ना, ये वाली, तो यहाँ से तुमका डाटा रिफ्रेश होता है। इसको हम इंडेक्सिंग वगैरह कहते हैं। जब ये आपको आइडेंटिफाई कर लेता है तब वो कर लेता है। जैसे 3-4 दिन पहले जब हमने की थी तो इस यूआरएल की इंडेक्सिंग की थी, HTML हेडिंग की, तो आज ही अपनी इंडेक्स हो चुकी है गूगल के अंदर, ठीक है। कब क्लोज हुआ था? 10 फरवरी को, ठीक है ना। तो ये इंडेक्सिंग का हो गया अपना। फिर आप अपना मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन को क्रिएट रखिए कि जो आपकी वेबसाइट ये परफॉर्म कर रही है ये आपके मोबाइल में अच्छे से होनी चाहिए। जिससे इसको कोई मोबाइल में करे तो कोई भी टेक्स्ट ओवरलैप ना हो आपस में, और एक प्रॉपर वे में उसकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन। आगे आता है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग्स अपने अलग आते हैं, वो सेम यूआरएल ही होते हैं। जिससे तुम इसकी पूरी डेफिनेशन की बात करोगे, ये तुमको खुद क्रिएट करने पड़ता है कैनोनिकल।
ये क्या होता है कि कैनोनिकल टैग तुम देख सकते हो, टेल सर्च इंजन विच वर्जन ऑफ पेज इज द मेन वन, इट इज यूज टू प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट इश्यू एंड इम्प्रूव एसईओ। सो जितने भी तुम होती है उनको सबको तुमको कैनोनिकल यूआरएल तुमको यहाँ पे ऐड करनी होती है, जिसे तुम एक एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे देखोगे। अब कई बार क्या होता है ना, जो आपके यहाँ पे अल्टरनेटिव यूआरएल जनरेट हो जाती है, जैसे जिसके पीछे पी लग गया, ए लग गया, इस हिसाब से नहीं है, तो यूआरएल के अंदर के बाद पी डैश करके 1 2 3 आता है, तो ये होती है अल्टरनेटिव यूआरएल। बट जब तुम कैनोनिकल यूआरएल को डिफाइन कर देते हो, तो वो हर वेबसाइट के कोड के अंदर दिखाता है कि ये पेज जो ओपन होगा वो इसी लिंक के ऊपर ऐड होगा, वो जस्ट कन्वे मैसेज करता है कि कैनोनिकल टैग्स यूज टू स्पेसिफाई द मेन वर्जन ऑफ द पेज when they are duplicate or similar URL. They help search engine focus on crawling and indexing the most valuable page. They can help consolidate link equity from duplicate page. They can help improve overall crawling of your website. So तुमको काफ़ी यहाँ पे इमेज भी मिल जाएगी। इमेज के अंदर तुम जाओगे, यहाँ पे तुम एग्जाम्पल के हिसाब से देखोगे, ये जैसे तुम इसमें रिलेशनल कैनोनिकल तुमको लगा दिया, नॉन इंडेक्सेबल, मतलब इसका सिंपल एग्जांपल के अंदर तुमको बताऊँ, यहाँ पे जब भी तुम्हारी वर्डप्रेस वगैरह की वेबसाइट होती है, मेन पेज है, इसको कोड के अंदर ओपन करते हो, लाइन रैप पे क्लिक करते हो, तो तुमको यहाँ पे कैनोनिकल टैग यहाँ पे दिखाया जाता है। ये वर्डप्रेस की बाई डिफ़ॉल्ट आता है, यहाँ पे तुमको जो तुम्हारी यूआरएल का यहाँ पे पाथ होगा वो सेम तुमको कैनोनिकल टैग के अंदर ऐड होता है। अब इस हिसाब से तुम दूसरे पेज पे जाओगे, अबाउट अस पेज के ऊपर गए, इसको तुम कंट्रोल यू करके देखते हो, तो कंट्रोल यू पे भी तुमको सेम यूआरएल दिखाता है। ठीक है, तो ये कैनोनिकल होता है कि आपका जो पेज आप बात कर रहे हो उसी सेम पेज की आपकी इंडेक्सिंग वगैरह हो, उसको परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ये कॉड की सर इसको वेबसाइट हम लोग ऐड करते हैं या ऑटोमेटिक ऐड होता है? योस्ट टेस्टो के थ्रू ऐड होता है। अच्छा अच्छा, तो बता दीजिए। कोड की वेबसाइट में तुम खुद करते हो, बाकी अपना योस्ट टेस्टो खुद कर देता है। पोस्ट के अंदर तुम जाते हो, कोई भी जिसको भी तुमको कैनोनिकल टैग ऐड करना है, एडिट पे तुम क्लिक करते हो, एडिट पे क्लिक करने के बाद तुम नीचे आते हो, तो तुमको यहीं पे कहीं ऑप्शन मिलता है इसका एडवांस के अंदर, ये आ गया ना कैनोनिकल यूआरएल। यहाँ तो तुम खुद से इस पे स्पेसिफाई कर सकते हो, ये वाले इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो योस्ट ऐसे होता है, वो खुद ही अपने हिसाब से ले लेता है, मतलब कुछ करना नहीं रहता है अपने अपने को लोग कुछ को? नहीं करना होता। ओके। देखिए कैनोनिकल यूआरएल का जो मेन पर्पज यही होता है ना, जैसे इसने उन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि यूज्ड एसईओ ऐड कैनोनिकल यूआरएल टू वर्डप्रेस साइट, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐड करता है। यदि आपके पास मल्टीपल पोस्ट है या मल्टीपल पेज है जिसमें सेम टाइप का कंटेंट है, सेम टाइप का, तो ये सर्च इंजन को बताता है कि कौन सी यूआरएल है वो ओरिजिनल कंटेंट को कंटेन कर रही है। आपके पास मान लीजिए एक से ज़्यादा पेज है, एक दो पेज है, अब दो पेज में से ये बताएगा जो कैनोनिकल आप डिफाइन करोगे कि कौन से में ओरिजिनल कंटेंट है। इन सम केस यू मे वांट टू चेंज द कैनोनिकल यूआरएल ऑफ द वर्डप्रेस साइट मैनुअली। ठीक है, तो ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो पिक कर लेता है, बट तुमको लगता है कि इस पोस्ट के मतलब डुप्लीकेट कंटेंट आपने यूज किया हुआ है, लेकिन एक के अंदर पूरा ओरिजिनल लिखा हुआ है जो मतलब एक ओरिजिनल टाइप का कंटेंट है, और दूसरे के अंदर डुप्लीकेट लिखा है, तो उसमें आप इस कैनोनिकल यूआरएल को वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आया समझ में? यस सर। अब यहाँ पे ये टैग आता है, दैट इज़ द, इसका इतना कोई नीड होती नहीं है तुमको। सर ये हेडिंग टैग का क्या मतलब है? कौन सी हेडिंग? अरे ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर, हेडिंग टैग्स का मतलब क्या है ये पूछ रहा ये वाली हूँ। हाँ हाँ ये एच डी, ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एच डी रिफैंग सर फ्लैग। ना? हाँ, इसका मतलब यही होता है कि इंडिकेट करता है कि आपका जो लैंग्वेज क्या है और रीजन क्या है। जैसे तुम किसी भी वेबसाइट के सोर्स कोड के अंदर जाओगे ना, तो तुमको ये कोड जी। दिखाई देगा। अच्छा अच्छा।
मतलब बेसिकली अपने को यही बताता है कि आपका लाइक लैंग्वेज क्या है, पेज की जो पेज लिख रहे हो वह EN में लिख रहे हो, ये डिफाइन करना होता है आपको मैनुअली कोड के अंदर खुद भी कई बार। ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे ना रिलेट में जाए तो ये आपको टैग ऐड करना होता है अपने डोमेन के अंदर, और इसके अंदर आपको लैंग्वेज कोड ऐड कर देना है। जैसे इंग्लिश के अंदर क्या होता है, EN होता है। ठीक है। इस हिसाब से ये स्पेसिफिक कोड होता है, ES हो गया हिस्पैनिक के लिए, D हो गया जर्मन के लिए। तो इस हिसाब से तुम अपनी लैंग्वेज कोड को यूज़ कर सकते हो जब भी तुम्हारी ये जो टैग होता है वो टैग हमेशा यूज़ किया जाता है जब भी तुम्हारी मल्टी नीच की वेबसाइट है कि कई चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छा सर। जैसे तुम्हारी ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट के अंदर क्या है, EN टैग है, यानी ये इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट दिखा रही है, अभी फ़िलहाल दिखा रही है ना। जब तुम इसको इस पे कर दोगे तो ये कौन सी लैंग्वेज आ गई, ES आ गई स्पेनिश टाइप में, तो ये कंटेंट उसमें दिखाना स्टार्ट कर रही है। कर दिया ना, ये पूरा कंटेंट चेंज हो गया स्पेनिश। तो जब तुम जी इसको सर। कंट्रोल U करके देखते हो तो तुमको यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है तो दिखाई देता है। एक तो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है कि जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज स्पेनिश टाइप की लैंग्वेज है। इन्होंने ऐड नहीं कर रखा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपकी मल्टी नेशनल की वेबसाइट होती है, जब भी तुम एक से ज़्यादा इंग्लिश में बात कर रहे हो तो उस टाइम इस टैग को आप यूज़ करते हो। अगला सिक्योरिटी का आता है। सिक्योरिटी के अंदर तुम यहाँ पे वो चीज़ें ऐड कर सकते हो कि SSL ऐड हो गई, कोई पासवर्ड जो वगैरह आप यूज कर रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अच्छे से रखो, ये सारी चीज़ें आप यूज करते हो। ठीक है। ये साइट मैप था जो हमने देख चुके हैं। टेक्निकल एसईओ फंडामेंटल ये कुछ है नहीं। कीवर्ड कैनोलाइजेशन, बिल्ड, ये नेविगेशन हमने बिल्ड कम कर देख लिया है। इंटरनल लिंकिंग की हमने बात कर ली थी, हम जो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे इंटरनल लिंकिंग करते हैं। तो मोस्टली यही फैक्टर्स होते हैं फॉर द टेक्निकल एसईओ के लिए। हेलो हाँ। सर, नीचे 2-3 पार्ट और थे ना, अभी दिख रहे थे नीचे। हेलो हम्म। सर, टेक्निकल एसईओ के फैक्टर नीचे भी तो दिखा रहा था कहाँ पे? यही सब। अरे ये इंटरलिंक के बगल में यही लिखा है ना, ये क्रॉलेबल फॉर सर्च इंजन बगल में। हाँ ये यही। वही होता है कि जिसको तुमको इंडेक्स करना है उसमें तुम इंडेक्स टैग लगा के रखो, जिसको तुमको इंडेक्स नहीं करना उसको नो इंडेक्स टैग करके रखो। मोबाइल फ्रेंडलीनेस का मतलब आता है कि तुम्हारी वेबसाइट मोबाइल में ऑप्टिमाइजेशन रहे। और जो 3 फैक्टर्स नहीं बात करी थी, इंडेक्सिंग करता है, फिर उसके बाद उसको अच्छा अच्छा। वो चीज़ें ये सारी ब्रोकन लिंक्स के अंदर आता है कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे तुम की ये URL है अबाउट मी की, इस पेज को जब कोई देख रहा है तो नॉट फाउंड आ रहे हैं, मतलब लिंक काम नहीं कर रही है। तो जब भी जी। तुम्हारे ब्रोकन लिंक्स हो तो उसको हमेशा 404 पेज पे रिडायरेक्शन ऐड कर दो, या फिर किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्शन ऐड कर दो। ब्रोकन लिंक्स का मतलब होता क्या है बेसिकली, जब तुमको बात करूँ, जैसे अबाउट का पेज है, पहले मेरी URL थी अबाउट, ठीक है, अब इसको मैंने इंडेक्स करवा दिया, गूगल के अंदर इंडेक्स हो गई है। तुमको वैसे ही दिखा देते हैं एक बार, तुम समझ में जाओगे थोड़ा। अब जैसे मेरी वेबसाइट, इस वेबसाइट का कौन सा पेज देखे, जैसे ये पेज है व्हाट इज SCRP, ये पेज मेरा क्या है, इंडेक्स है गूगल के अंदर। अब जैसे इसको मैं एडिट पोस्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आके इसकी मैं URL चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब सर्च इंजन के अंदर दोबारा आया, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, बस हो जाने दो इसको अपडेट।
अब ये यूआरएल सेम आपकी आ रही है, इस पर जब से मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसमें रिडायरेक्ट होगी, मतलब ये पाथ चेंज हो रहा है बस। तो हमको गूगल के अंदर जो यूआरएल दिख रही है ना, SCR पे दिखाई दे रही है, पूरी को चेंज करता है। तुम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे, अब ये उस पर रिडायरेक्ट हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है ये चीज़। ये आपकी जो पार्ट है ना, वो यूज स्टेशन है, उसने पहले से जो प्लगइन यूज किया तो उसने पहले से कर ली ये वाली चीज़। ये जो होती है कि जो न्यू यूआरएल पे वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर रहा है। जैसे तुम सर्च इंजन के अंदर जा रहे हो ना, तो यहाँ पे तुमको व्हाट इज SCRP यूआरएल दिखाई दे रही है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर रहा है। बट जब भी तुम्हारी कभी भी कोड की वेबसाइट होती है, फिर कोई वेब यूआरएल चेंज करते हो ना तुम कहीं का, तो जैसे इस यूआरएल को मान लीजिए तुम किसी को भेजोगे, ये वाली यूआरएल जो पहले की यूआरएल है, तो उसमें क्या दिखाएगा, नॉट फाउंड दिखाता है। वो होती है ब्रोकर लिंक, कि तुम्हारी लिंक काम नहीं कर रही है। जब वो लिंक काम नहीं करती है तो उसके लिए हमको रिडायरेक्शन ऐड करनी होती है, जो सॉफ्ट रिडायरेक्शन होती है। उस रिडायरेक्शन कैसे ऐड करती है, डैशबोर्ड के अंदर जाता है, प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे तुमको रिडायरेक्शन ऐड करना है। जैसे तुम यहाँ पे रिडायरेक्शन ऐड करोगे, ये रिडायरेक्शन का प्लगइन है, इसको जस्ट तुम इंस्टॉल करना। ब्रोकन लिंक का मतलब वही होता है कि तुमने किसी को यूआरएल दी, वो तुम्हारी चल नहीं रही, तुमने उस यूआरएल को चेंज कर दिया। कल को ये भी हो सकता है कि तुम इस यूआरएल को किसी क्लाइंट के पास भेज दो। अब टूल्स के अंदर जाना है, रिडायरेक्शन के सेक्शन पे क्लिक करना। जैसे तुम रिडायरेक्शन के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो बेसिक से एक सेटअप आता है, इसको तुम करके रख लो। ये कुछ टेस्टिंग करेगा, उसको कर लेगा सेटअप। अब उसको फिनिश सेटअप पे क्लिक करना, जैसे उसको सेटअप का प्रोसेस वहाँ पे ले लेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना, रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना, सोर्स यूआरएल यहाँ पे एंटर करना, जो ये वाली तुम्हारी यूआरएल, जो मतलब यूआरएल तुम्हारी पहले थी, जैसे ये वाली यूआरएल हमारी पहले थी, तो सोर्स के अंदर अपने को वो ऐड करनी है। और इसके अंदर डेस्टिनेशन के अंदर आता है जो आपकी यूआरएल चेंज हुई है, ये वाली चेंज हुई है, तो इस ये आते हैं डेस्टिनेशन यूआरएल। ऐड रिडायरेक्ट पे क्लिक कर देना, तो एक रिडायरेक्शन ऐड होगी कि जब भी कोई इस यूआरएल पे जाएगा तो इस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यानी इस यूआरएल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे जा रहा है। इसी हिसाब से तुम जब कोई इस यूआरएल को टाइप करेगा, तुम अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हो कि वो इस यूआरएल पे जाना चाहिए। जैसे वो इस पे क्लिक करेगा तो उस यूआरएल पे जाना चाहेगा, यदि उस पर पेज पहले से प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो ये ऐड होता है यूआरएल रिडायरेक्शन, कि आप यूजर को एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे भेजना चाह रहे हो। जब भी तुम्हारा पेज काम नहीं करता तो उसके लिए तुम यहाँ पे ब्रोकन लिंक के केस में तुम यूआरएल रिडायरेक्शन ऐड करते हो। हाँ, आया समझ में? जी सर। सर ये कंप्लीट हो गया क्या टेक्निकल इश्यू? हाँ, सर और कोई तो फैक्टर नहीं सर, इसका इतना ही है ना? इतना ही है बस। अच्छा अच्छा सर, तो वीडियो सर थोड़ा सा देखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं ना बाद में। पूछ लेना कभी भी। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है गाइस। भाई तुम फीडबैक वगैरह दे दे रहे क्या हमारा? क्या सर? वो क्लास का फीडबैक की लिंक पे है। सर वो अब भूल जाते हैं सर, रोज कभी कभी कर देते हैं सर। हम भी तो दे रहे सर हैं क्या ना है रोज। कि अब थोड़ा मैं तैयारी चालू कर दिया हूँ ना सर, जॉब के हिसाब से सर, पढ़ना कल परसों से चालू कर दिया। हम भी तो डेली दे रहे हैं क्लास।